हाय, गुड आफ्टरनून। सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सबका स्वागत है। बारी आज के कमोडिटी राउंडअप की और आधे घंटे अगले मैं हूंगा आपके साथ। क्या प्लान क्या है शो में, पहले क्विकली बता देता हूं। हमारे साथ सबसे पहले होंगे अर्थवृक्ष फाइनेंशियल सर्विसेज के फाउंडर रविंद्र राव साहब। आपने नोटिस किया होगा क्रूड वो 90 ऑड लेवल से कुछ स्लाइटली कूल ऑफ हो रहा है। चाल रहेगी कैसी? क्रूड में, नेचुरल गैस में रणनीति क्या हो? इवन बुलियन, सोना और चांदी, खबरें अच्छी हैं पर मुनाफा वसूली का दबाव हावी हो रहा है इंटरनेशनल मार्केट्स में और लाइकवाइज भारतीय बाजारों में। तो ये मुनाफा वसूली टेम्पररी है, वापस तेजी तूल पकड़ेगी सोने चांदी की या नहीं? रविंद्र साहब से इस पे चर्चा। आगे एग्री कमोडिटी ट्रेडर राजेश पहाड़िया साहब होंगे। दरअसल अपडेट्स आ रहे हैं राइस के एक्सपोर्ट्स को लेकर, मिडिल ईस्ट क्राइसिस के बीच में चुनौतियां बढ़ती चली जा रही हैं। तो ग्राउंड सिचुएशन है क्या, पहाड़िया साहब से समझ लेंगे। और उसके बाद शो तो तभी पूरा होगा जब 360 डिग्री पर्सपेक्टिव रख दूं आपके सामने। तो एसएमसी कॉमट्रेड की वंदना भारती भी जुड़ेंगी, प्रोड्यूसर साहब बता रहे हैं। उनसे जानेंगे आज की एग्री पिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले लाइए कच्चा तेल स्क्रीन पे। इंटरनेशनल मार्केट्स में इस समय 1/3% उछाल के साथ ट्रेड होता हुआ नजर आएगा और भारतीय बाजारों में कच्चा तेल इस समय 1/3% के फ्लैट इस समय ट्रेड करता है 78.20 के आसपास। दरअसल हो क्या रहा है, कूल ऑफ थोड़ा बहुत इसीलिए हुआ था क्योंकि आज सुबह हम लोग डिस्कस कर रहे थे, आपको याद होगा जब ग्लोबल प्रोग्रामिंग कर रहे थे, ग्लोबल अपडेट शेयर कर रहे थे। यूएस एनर्जी सेक्रेटरी क्रिस राइट साहब का क्लेम है, उनकी तरफ से बयान आते हुए, कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जो एक्सपोर्ट्स क्लेम किए जा रहे हो रहे हैं उससे कहीं ज्यादा हो रहा है। उनका कहना था कि तकरीबन पिछले 7 दिनों का औसतन 9 मिलियन बैरल्स पर डे की आवाजाही हो रही है। इसके साथ पाइप्ड ट्रांसपोर्टेशन को मिला लें तो दरअसल 15 मिलियन बैरल्स पर डे के आसपास की आवाजाही हो रही है। तो कंफर्टिंग सिचुएशन थी उनके हिसाब से, पर ध्यान रखिएगा पॉपुलर एस्टिमेट से कहीं परे है। एस्टिमेट्स कहते हैं इससे कहीं कम वॉल्यूम्स में ट्रांजैक्शन से आवाजाही हो पा रही है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। पर ठीक है, ये अपडेट्स आए थे, उसके बाद क्रूड कुछ कूल ऑफ हुआ था, लेकिन अब धीरे धीरे वापस 87.3 87.4 के आसपास इंटरनेशनल मार्केट में ट्रेड करता हुआ। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, यूएस ईरान के बीच में या ईरान ओमान के बीच में भाई साहब कोई सहमति, कोई प्रपोजल पे साइन करने के, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पे ट्रांसपोर्टेशन को नॉर्मलाइज करने का कोई अपडेट नहीं है। तो जियोपॉलिटिकल कंसर्न्स जस की तस बनी हुई हैं। हमारे बस फेवर में जा ये रहा है कि डिमांड ठंडी पड़ी चली जा रही है। सप्लाई नहीं है तो डिमांड उससे ज्यादा ठंडी पड़ रही है। मेरे ख्याल से आईईए की अपडेट्स पे आज सुबह हम लोग बातचीत कर रहे थे। आईईए का अपडेट क्या कह रहा है कि और ऑयल डिमांड आने वाले दिनों में 16 लाख बैरल्स पर डे के आसपास हर दिन पर डे डिक्रीज हो रही होगी डिमांड। तो मामला तो डिमांड साइड का इशू ज्यादा है। लेकिन खैर, क्रूड इस समय आधे % इंटरनेशनल मार्केट्स में बढ़त और हमारे यहाँ एकदम फ्लैट कामकाज करता हुआ। पहले रविंद्र सर, कच्चे तेल पे आपका व्यू और कच्चे तेल पे आपका ट्रेड। नमस्कार आशीष जी। पहले तो मैं सीएनबीसी के पूरे टीम और सीएनबीसी के दर्शकों को भारत के 80th स्वतंत्रता दिवस पर शुभकामनाएं देना चाहूंगा। सर आपको भी बधाई हमारी तरफ से। थैंक यू आशीष जी। कमिंग टू क्रूड ऑयल, जैसे आपने, मेरे हिसाब से आपने काफी इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स आपने रखे हैं। लेकिन क्रूड के अगर आप चाल देखें तो अभी जो सिचुएशन बना हुआ है इंटरनेशनल मार्केट्स में, आई थिंक इट इज मोर ऑफ अ रेंज ट्रेड, क्योंकि ये धीरे धीरे जो यूएस ईरान का जो वॉर सिचुएशन था वो जैसे रशिया यूक्रेन जैसे फेड ऑफ हुआ, आई थिंक उसी उसी डायरेक्शन में जा रहा है। और हम अगर कोई ज्यादा एस्केलेशन भी होता है तो वी आर नॉट सीइंग क्रूड प्राइसेस जंपिंग वेरी हाई। अगर आप देखें तो 94 95 ब्रेंट, 94 95 डॉलर्स ऑन द अपसाइड, और ऑन द डाउनसाइड 70 72 डॉलर्स के करीब एक बेस बन चुका है इसका। तो मेरे हिसाब से अभी कोई मेजर एस्केलेशन नहीं दिख रहा है। प्लस जैसे आपने राइटली बताया, ओपेक और ईएनए डिमांड घटाई है, क्योंकि हमने देखा है कि बहुत सारे कंट्रीज ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहे हैं, बायोडीजल। इंडिया में भी हम E20 की बातें कर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से ऑल्टरनेटिव्स की वजह से भी डिमांड डिस्ट्रक्शन का एक पॉसिबिलिटी है। बट दूसरे एजेंसीज ने शॉर्टफॉल का भी बताया है। तो मेरे हिसाब से इट इज मोर और लेस बैलेंस। तो मुझे नहीं लगता है कि ब्रेंट में अभी कोई मेजर अपसाइड या मेजर डाउनसाइड दिखेगा। और क्रूड ऑयल में आई थिंक ऑन द अपसाइड ब्रेंट में $94 इज व्हाट आई एम सीइंग एज अ कैप।
और अगर डाउनसाइड देखें तो डाउनसाइड में इनिशियल जो डाउनसाइड है वो 84-83 डॉलर्स पर बैरल का है। उसके बाद आई थिंक 77-76 सपोर्ट बनेगा। अगर स्ट्रैटेजी की बात करें तो एमसीएक्स क्रूड अगर हम देखें तो अराउंड 7820 के आसपास ट्रेड कर रहा है। एक एक बुलिश फ्लैग बन रहा है इसमें प्राइस पैटर्न के हिसाब से, और अगर ये 7600 7550 का सपोर्ट होल्ड करता है तो मेरे हिसाब से इट कैन गो अप टिल 8200 8250, क्योंकि जो अपसाइड आया था अभी एक थोड़ा सा एक करेक्शन आया है, बट आई थिंक दिस इज अ बाइंग अपॉर्चुनिटी। और जब तक कि 7600 7550 होल्ड है, आई थिंक दैट कैन बी टेकन एज अ स्टॉप लॉस। और ऊपर में हम इसको अराउंड 8200 8250 तक जाते हुए देख सकते हैं। तो मेरा ओवरऑल व्यू जो है वो रेंज बाउंड है। इंट्राडे पर्सपेक्टिव से थोड़ा सा अपमूव आ सकता है, बट ओवरऑल आई थिंक इट शुड ट्रेड इन अ रेंज अंटिल अनलेस देयर इज एनी मेजर एस्केलेशन। लीजिए भाई, रेंज बाउंड है। दरअसल अगर 7650 7550 के जोन्स होल्ड कर रहा है तो दरअसल ये बाय ऑन डिप्स है। खरीदारी करने के कच्चे तेल में मौके ढूंढिएगा। हाँ, बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं, दायरे में ही कामकाज शायद इवेंचुअली होता हुआ आपको नजर आए। नेचुरल गैस छोड़ रहा हूं, बहुत सीमित दायरे में, बहुत वोलेटिलिटी के साथ इस समय कामकाज हो रहा है। पिछले कुछ दिनों से आपने वो ट्रेंड अगर मैप करा हो तो खैर आज 1% के आसपास का उछाल एमसीएक्स में नजर आ रहा है और लाइकवाइज इंटरनेशनल मार्केट्स में भी मजबूती। सोने और चांदी की तरफ बढ़ी है, दोनों में करेक्टिव मूव्स हैं। इंटरनेशनल मार्केट्स में 1% के आसपास का दबाव है, भारतीय बाजार में भी कमजोरी के साथ ही बुलियन में सोने और चांदी दोनों में कामकाज हो रहा है, जबकि खबरें इनके फेवर में है। भाई इतने दिनों से डेटा पॉइंट्स आप लोग मार्क कर रहे होंगे। पहले लेबर मार्केट्स का अपडेट आया तो लगा ब्याज दरों में छेड़छाड़ करना बढ़ाना मुश्किल है फेड के लिए। फिर रिटेल इन्फ्लेशन के नंबर्स आए, वो कंफर्टिंग थे। कल आए पीपीआई के नंबर्स, यानी कि कह लीजिए उनका होलसेल इन्फ्लेशन का नंबर, वो भी एक्सपेक्टेशन से कम आया। तो अब ये लग रहा है कि अनलाइकली है कि फेड सितंबर में ब्याज दरें बढ़ाएगा। तो सोने चांदी के लिए अच्छी खबर थी। तो फिर क्या हो रहा है? मेरे ख्याल से प्योरली मुनाफा वसूली। मैं आपको चार्ट दिखा नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर दिखा सके डॉक्टर साहब लंबी अवधि का, एक महीने का, तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। 31 जुलाई से अब तक सोने में मेरे ख्याल से 9 9.5% के अपमूव्स आए थे इंटरनेशनल मार्केट्स में। चांदी परसों तक आप मैप कर लेते तो 13-14% उछाल आ चुका था इतने दिनों में। उसके बाद मेरे ख्याल से मेयर प्रॉफिट टेकिंग है। तो क्विकली रविंद्र सर, इसका मतलब कि मेयर प्रॉफिट टेकिंग है, अपवर्ड नॉर्थवर्ड जर्नी रिज्यूम करेगी या मामला गड़बड़ाएगा, थोड़ा सा और सिवियर पेन देखने को मिल सकता है? तो बिल्कुल आशीष जी, मेरे हिसाब से मैं अभी इस लेवल पे आई एम बुलिश ऑन गोल्ड एंड सिल्वर बोथ। जैसे आपने राइटली बताया, ये जो चल रहा है दिस इज प्योर प्रॉफिट टेकिंग। जैसे आपने एक एक इवेंट्स बताया है, अगर हम महीने का स्टार्ट में देखें तो नॉन फार्म पेरोल डेटा जो था वो सपोर्टिव आया था गोल्ड सिल्वर के लिए, डॉलर नेगेटिव था। उसके बाद हमने सीपीआई डेटा देखा, इन्फ्लेशन दैट केम स्लाइटली लोअर। कल पीपीआई डेटा वो थोड़ा सा नीचे आया। तो इसने क्या किया है, जो फेड वॉच, अगर आप फेड वॉच टूल देखें तो जो एक्सपेक्टेशन था सितंबर में रेट हाइक का, जो करीब करीब आई थिंक एक वीक पहले इट वाज अराउंड 60% प्रोबेबिलिटी, जो अभी घट के हो गया है 30%, 32% टू बी स्पेसिफिक। 32% का प्रोबेबिलिटी है, और अभी जो स्टेटस को है वो अराउंड 60 to 63% के 67% के आसपास है। हाँ। तो मेरे हिसाब से ये जो सिनेरियो है दैट इज वेरी पॉजिटिव, क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशन तो चल ही रहा है और गोल्ड सिल्वर ओके। के लिए वो एक्चुअली पॉजिटिव है। बट बिकॉज ऑफ द इन्फ्लेशन फेड इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा, ये एक्सपेक्टेशन से गोल्ड और सिल्वर दोनों में ही हमने एक करेक्टिव मूव देखा था। लेकिन जी। सिल्वर में एक बहुत ही अच्छा बेस बिल्डिंग नीचे में हुआ 54-55 डॉलर्स के आसपास, वहां से हमने एक रिकवरी देखी। गोल्ड में करीब करीब 3950 4000 के आसपास एक बेस बिल्डिंग हुआ, वहां से हमने एक रिकवरी देखी। लेकिन अभी जो भी इवेंट्स थे, जो पॉजिटिव इवेंट्स थे, वो खत्म हो चुके हैं, और इसीलिए हम इसमें एक प्रॉफिट टेकिंग देख रहे हैं। तो मेरे हिसाब से गोल्ड और सिल्वर दोनों ही एक सपोर्ट पे रहेगा। हो सकता है कि इंट्राडे या फिर कुछ एक दो दिन के पर्सपेक्टिव से थोड़ा बहुत मार्केट ऊपर नीचे आए, लेकिन आई थिंक इसमें जो सपोर्ट बनना था वो बन चुका है फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म पर्सपेक्टिव ऑल्सो, क्योंकि 4030 300 के आसपास मार्केट ने एक सपोर्ट लिया है। तो मुझे लगता है कि यहाँ से फिर से हम एक बार 4360 4380 तक जाते हुए देख सकते हैं, जो कि बहुत क्रूशियल लेवल है स्पॉट पे। वहां से हमने ब्रेकडाउन देखा था, अगर उसके ऊपर निकल जाता है और 4400 420 के ऊपर अगर सस्टेन कर जाता है, तो मेरे हिसाब से फिर गोल्ड में हम 4800 तक का लेवल भी देख सकते हैं, $4800 का। तो मेरे हिसाब से सिल्वर में $67 इज अ कैप, एंड गोल्ड अगर बात करें तो अराउंड 4380 4400 का कैप है ऑन अ क्लोजिंग बेसिस।
अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो फिर से एक बहुत ही अच्छा बुलिश मोमेंटम शुरू हो जाएगा। लेकिन ये जो करेक्शन आ रहा है, आई वुड सजेस्ट कि ट्रेडर्स को इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी चाहिए। गोल्ड में हमें लगता है कि एक बारी 153,000 153,400 तक के लेवल्स हम देख सकते हैं। और सिल्वर में भी मेरे हिसाब से 2,33,600 से लेके 2,34,000 के इमीडिएट लेवल दिख सकते हैं। तो इंट्राडे पर्सपेक्टिव से हो सकता है कि थोड़ा सा साइडवेज रहे, लेकिन आई थिंक अगर लेकिन इसमें ये कोई भी करेक्शन आता है तो बाइंग अपॉर्चुनिटी है। ऐसी कच्चे तेल में भी इंपॉर्टेंट लेवल्स अगर डिफेंड कर गए तो खरीदने के मौके, सोने चांदी में भी करेक्टिव मूव्स में खरीदने के मौके ढूंढिए। रविंद्र सर, थैंक यू जुड़ने के लिए। सीधे जा रहा हूं कमोडिटी ट्रेडर राजेश पहाड़िया साहब के पास। राजेश सर, थैंक यू आज दोपहर हमारे साथ जुड़ने के लिए। वो अपडेट्स पढ़ रहा था, काफी अनिश्चितताएं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर, जो शिपमेंट्स ड्राइव कर रही है ओमान और यूएई के रास्ते। अब वो फ्रेट, इंश्योरेंस कॉस्ट आई एम श्योर ड्रामेटिकली सर्च कर रही होगी आप लोगों के लिए। क्या हाल है सर? कितना एक्सपोर्टर्स को मार्जिन हिट लेना पड़ रहा है? कितना एक्चुअली आप लोग पास ऑन कर पा रहे हो? आशीष जी नमस्ते। बासमती में हॉर्मुज के डिस्प्यूट ने काफी प्रॉब्लम क्रिएट करी है एक्सपोर्टर्स के लिए। और न केवल फ्रेट बल्कि इंश्योरेंस ने भी काफी ज्यादा कॉस्ट को एनहांस किया है। उसके अलावा कंटेनर्स के शिपमेंट्स के अंदर में डाइवर्जन की वजह से लोकल के जो चार्जेस हैं, जैसे कार्गो जाना था इराक या दुबई या यूएई, तो वो कार्गो को डंप कर दिया गया है ओमान के अंदर में कंटेनर शिपिंग लाइंस वालों ने। अब वहां से कार्गो को वापस रीरूट करना या उसको वहां से डिस्पोज करना एक बहुत टीडियस टास्क होता है, क्योंकि जितने भी मिलर्स और बासमती के एक्सपोर्टर्स हैं उनकी कोई ग्लोबल प्रेजेंस नहीं होती है। वो तो अपना टेलर मेड अपने बायर्स के ब्रांड के अंदर में बेचते हैं और उसी हिसाब से उस चीज को करते हैं। नंबर वन। दूसरी चीज क्या है कि इसके अंदर में जो आप बता रहे हैं कि कितना हम लोगों को हिट लेना पड़ा है, हिट इज अराउंड 20 to 30% है आज की तारीख में। बाप रे। तो पांडे सर, पता है मुझे रिसर्च डेस्क ने बताया था कि FY25 में $12 बिलियन के आसपास के एक्सपोर्ट्स थे। वो ईज ऑफ होके FY26 में 12 बिलियन हो गए थे। FY27 के लिए इस परिस्थिति के बीच में आप लोगों का प्रोजेक्शन है क्या? देखिए, वॉल्यूम अगर आप देखेंगे ना तो वॉल्यूम हमारा इंक्रीज हुआ है, वैल्यू वाइज हम घटे हैं। बिकॉज आज की तारीख में क्या था कि जब से हॉर्मुज का ये अपना मिडिल ईस्ट की क्राइसिस आई है, उसके बाद में कंटिन्यूअसली फ्रेट मार्केट और इंश्योरेंस और प्लस इनपुट कॉस्ट तीनों बढ़ी है। तो वैल्यू हम लोगों की घटी है, वॉल्यूम हम लोगों का जरूर बढ़ा है इसके अंदर में। FY27 अपना 27 के अंदर में जहां तक मैं समझता हूं कि ये लेवल को भी अगर हम लोग मेंटेन कर पाए तो ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत होगी। मुझे बहुत बड़ी आशा नहीं नजर आ रही है टिल ये सिचुएशन को ईज ऑफ होते हुए भी। डोमेस्टिक मार्केट ने बहुत अच्छा सपोर्ट किया है। डोमेस्टिक में डिमांड अच्छी खासी बढ़ी है, जिसकी वजह से प्राइसेस का सपोर्ट तो किसानों को बेनिफिट मिला इसका। जब तक ये अनसर्टिनिटी लिंगर कर रही है तब तक तो बड़ा मुश्किल हो गया। राजेश सर, थैंक यू आज जुड़ने के लिए। समय कम है, नहीं तो बातचीत को आगे बढ़ाता। ब्रेक ले रहा हूं। SMC कॉमट्रेड की जो एग्री पिक्स हैं उनके साथ आपको छोड़े जाता हूं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बॉन्ड स्ट्रीट। हमारे साथ अब स्टूडियो में जुड़ रहे हैं अमित त्रिपाठी, जो कि प्रेसिडेंट एंड CIO हैं फिक्स्ड इनकम इन्वेस्टमेंट्स के निपॉन इंडिया म्यूचुअल फंड पर। अमित, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और आपका एक लॉन्गेस्ट रन यहाँ पर रहा है फिक्स्ड इनकम में निपॉन इंडिया के साथ। 20 साल से आप यहाँ पर हैं। किस तरह से आप देखते हैं ये जर्नी? बॉन्ड मार्केट्स उस टाइम पे कहाँ थे और अब यहाँ पर कहाँ है? 20 साल का हर दिन मेरे लिए तो बहुत एक्साइटिंग रहा है, बिकॉज बहुत कुछ नया करने को मिला है। जहाँ तक बाजार का सवाल है, आई थिंक बाजार बहुत बड़ा हो चुका है। 20 साल के अंतराल में बहुत सारी नई चीजें ऐड हुई हैं, बहुत सारे नए इन्वेस्टर्स आए हैं। पेंशन फंड हुआ नहीं करते थे, पेंशन फंड आ गए। रिटेल इन्वेस्टर्स का पार्टिसिपेशन बढ़ गया है, म्यूचुअल फंड का साइज बढ़ गया है, नए तरीके के प्रोडक्ट आ रहे हैं। पहले खाली बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस बोरो करते थे, आजकल बहुत सारी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज बोरो करती हैं। तो मेरे हिसाब से बाजार का साइज भी बढ़ा है और बाजार में पार्टिसिपेशन भी बढ़ा है। एक ही चीज जो हम शायद ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं वो ये कि अभी तक बाजार में सिर्फ प्लेन वनीला काम होता है। हमको थोड़ा सा सोफिस्टिकेशन और लाना है बाजार में, हमको थोड़े नए टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स और लाने चाहिए बाजार में। बट ओवरऑल आई थिंक मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, बहुत एक्साइटिंग रहा है।
एब्सोल्युटली। अमित, अगर हम एक मेजर तबके को देखें इंडियन मार्केट्स में इन्वेस्टर्स के तौर पे, तो एफडीआई में, एफडीज में इन्वेस्ट करने वाले यहाँ पर काफी लोग हैं, लेकिन जिस तरह की इंटरेस्ट रेट साइकिल्स है, किस तरह से आप देखते हैं इन इन्वेस्टर्स को, और एफडी में निवेश करना एज ऑफ नाउ आपके पोर्टफोलियो का कितना हिस्सा होना चाहिए? नहीं, देखिए, मैं एफडी को फिक्स्ड इनकम का एक हिस्सा मानता हूँ जी। और मैं ये बोलता हूँ कि एफडी आपके फिक्स्ड इनकम का एक प्रॉब्लम सॉल्व करता है कि आपको 1 साल 2 साल 3 साल के लिए पैसा लगाना है, एक बार को लगाना है। आपने एफडी में लगा दिया, रेट अच्छा मिल रहा है आपको, बैंक ठीक ठाक है, आपने लगा दिया, लेकिन वो आपके सभी तरीके की प्रॉब्लम फिक्स्ड इनकम एलोकेशन की सॉल्व नहीं करता है। आपको 3 महीने में अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है, आपको 30 साल का अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल सकता, आपको 5 साल का भी अच्छा सॉल्यूशन नहीं मिल सकता है। जो काम एक फिक्स्ड इनकम म्यूचुअल फंड या एक बॉन्ड आपके लिए कर सकता है, 1 दिन से लेके 40 साल तक का सॉल्यूशन बॉन्ड मार्केट में अवेलेबल है, जो कि फिक्स्ड इनकम मार्केट में अवेलेबल नहीं है। तो आपकी जो जरूरत है उस हिसाब से डिसाइड करना है कि फिक्स्ड डिपॉजिट भी आपके लिए चलेगा या यह सबसे अच्छा सॉल्यूशन नहीं है। और उस वजह से बॉन्ड या डेट म्यूचुअल फंड्स का बहुत बड़ा रोल है फिक्स्ड इनकम एलोकेशन जिसको कहते हैं। तो मैं फिक्स्ड डिपॉजिट के सिर्फ एक हिस्सा मानता हूँ, ये पूरा आपका फिक्स्ड इनकम एलोकेशन नहीं हो सकता है। अमित, जिस तरह से यहाँ पर लोग निवेश करते हैं, स्पेशली इंडियन मार्केट्स में, इक्विटी यहाँ पर एक बड़ी चीज है। धीरे धीरे गोल्ड एज एन एसेट क्लास लोगों को अब समझ आने लगा है। बॉन्ड्स आपको लगता है लोग एक बहुत ही लास्ट ऑप्शन की तरह से यूज करते हैं एज ऑफ नाउ, जो उन्हें शायद नहीं करना चाहिए? जी, अगर मैं थोड़ा लाइटर वे में बात करूं, मैं आपको ये बोलूंगा कि मुझे 9 से 5 की नौकरी करनी है ताकि मैं संडे को मूवी देखने जा सकूं। तो बॉन्ड आपकी 9 से 5 की नौकरी है। तो आपके पोर्टफोलियो में अगर बॉन्ड नहीं है तो आप पोर्टफोलियो की स्टेबिलिटी मिस कर रहे हो। आप इक्विटी को वेल्थ क्रिएशन के हिसाब से देखते हो, आप गोल्ड को वेल्थ प्रिजर्वेशन के हिसाब से देखते हो, आप बॉन्ड को रेगुलर इनकम के हिसाब से देखते हो या विजिबिलिटी ऑफ इनकम के हिसाब से देखते हो। तीनों कंपोनेंट बहुत जरूरी है, एक कंपोनेंट के बिना पोर्टफोलियो अधूरा रहता है। उस हिसाब से मैं इस चीज को बोलता हूँ। एक समय था अमित जब यहाँ पर बॉन्ड खरीदना मतलब एक बड़ा सा चेक लिखने जैसा था। अब 1000 रुपए में भी यहाँ पर ले सकते हैं। ओबीपीज की वजह से यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी भी बढ़ती हुई नजर आई है। आप कहेंगे अब यहाँ पर ये आसान है लेना, और कितना बदल चुका है अब यहाँ पर एक बॉन्ड ओन करना? देखिए, जिसको कन्वीनियंस बोलते हैं वो एक बहुत बड़ा फीचर है हमारे हर आदत का, चाहे वो खाना मंगवाने की आदत हो या इन्वेस्टमेंट करने की आदत हो। कन्वीनियंस से बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है, राइट? हर इन्वेस्टर को एक अच्छा सॉल्यूशन चाहिए, लेकिन सॉल्यूशन मिलना जितना मुश्किल है, सॉल्यूशन तक पहुंचना जितना मुश्किल है, उतना इन्वेस्टर वो सॉल्यूशन कम यूज करता है। तो आप टेक्नोलॉजी या एक्सेसिबिलिटी कुछ भी बोलिए, चाहे ओबीपीपी की तरफ से बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी एक्सेसिबिलिटी इन्वेस्टर को मिला है, तो इन्वेस्टर को ईज की वजह से भी इन्वेस्टर का इंटरेस्ट ज्यादा बढ़ रहा है। इन्वेस्टर ज्यादा इंटरेस्टेड है तो ज्यादा सीख भी रहा है, ज्यादा सीख भी रहा है तो ज्यादा कमाने की अपेक्षा भी करता है। तो मेरे हिसाब से टेक्नोलॉजी, चाहे वो ओबीपीपी हो या कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जिसके जरिए इन्वेस्टर फिक्स्ड इनकम एलोकेशन बेटर कर सके, वो तो बहुत ही वेलकम चेंज है हमारे बाजार के लिए। और वो दिख भी रहा है, पिछले 4-5 सालों में बहुत सारे नए रिटेल इन्वेस्टर्स फिक्स्ड इनकम में आए हैं टेक्नोलॉजी की वजह से, एंड ओबीपीपी ऑब्वियसली उस चीज को लीड भी कर रहे हैं। निपॉन इंडिया की अगर बात की जाए तो ये कंट्री का सबसे बड़ा डेट फ्रेंचाइजीज में से एक है। काफी सारे लिक्विड फंड्स, गेल्स, टारगेट मैच्योरिटी प्रोडक्ट्स यहाँ पर हैं। जहाँ पर आप बैठे हैं, आपको क्या लगता है कि रिटेल यहाँ पर किस तरह से इनमें देख रहा है? क्या बेहतर यहाँ पर हमने अट्रैक्शन आते हुए देखी है? क्या प्रोडक्ट यहाँ पर सबसे ज्यादा चल रहा है, बढ़ रहा है? सो रिटेल इन्वेस्टर के लिए सिंप्लिसिटी सबसे ज्यादा जरूरी है, और उसको जो दिखता है वही समझ में आता है। तो उस हिसाब से शॉर्ट टर्म बॉन्ड फंड या क्रेडिट रिस्क फंड टाइप की कैटेगरी जो प्रोडक्ट्स हैं, जहां पे वोलेटिलिटी बहुत ज्यादा नहीं है, रीजनेबल रिटर्न बनता है आपका, और आप लंबे तक बैठे रह सकते हो वहां पे, तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए वो प्रेफरेंस रहता है। एक नया प्रोडक्ट जो 20-30-40 साल के गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लगाता है पैसा, वो प्रोडक्ट धीरे धीरे अभी पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि जैसे रिटेल को समझ में आता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का जीरो क्रेडिट रिस्क का बॉन्ड 30 साल तक मैं 7.5% कमा के ले सकता हूं, हर रिटेल इन्वेस्टर जो वो समझता है वो वहां आता है। उसके लिए लिटरेसी की और जरूरत है, वो कोशिश जारी है। लेकिन ये दो तबके जहां पे, ये दो कैटेगरी है जहां पे मैं बोलूंगा सबसे ज्यादा इन्वेस्टर फोकस है रिटेल का, क्रेडिट रिस्क शॉर्ट टर्म फंड या फिर लॉन्ग बॉन्ड फंड। ऑलराइट, निपॉन इंडिया की एक और खास बात है ये कि आप छोटे शहरों में, छोटे टाउन्स में भी यहाँ पर स्थित हैं। SIPs, डीमैट अकाउंट्स हमने टीयर 2, टीयर 3 सिटीज में भी यहाँ पर जाते हुए देखे हैं। तो इक्विटी की पहुंच तो यहाँ पर हो चुकी है, लेकिन जब SIPs की बात आती है, निवेश की बात आती है, बॉन्ड्स में, वो कहाँ तक पहुंचा है? जी, मेरे हिसाब से हम और अच्छा कर सकते हैं। फाइनेंशियल लिटरेसी की कमी है, टेक्नोलॉजी का एस्पेक्ट तो हमने सॉल्व कर दिया, लेकिन इन्वेस्टर को बताया नहीं कि ये चीज़ अवेलेबल है, और इन्वेस्टर को समझाया नहीं है कि ये आपके पोर्टफोलियो में क्यों होनी चाहिए।
जितना ज़्यादा समझाएंगे, जितना ज़्यादा बताएंगे, उतना इन्वेस्टर यहाँ पे जुड़ता जाएगा। उसके लिए आपकी मदद की भी ज़रूरत है, एमफी की मदद की भी ज़रूरत है, और हमारे म्यूचुअल फंड को खुद भी काम करना चाहिए, जो कि हम कर रहे हैं आज की डेट में। मेरे हिसाब से फाइनेंशियल लिटरेसी अगर हम इम्प्रूव करते जाएं तो इट्स अ मैटर ऑफ टाइम। आई थिंक मेरे हिसाब से इतना अच्छा सिंपल सॉल्यूशन इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो एलोकेशन में होगा ही होगा आगे 3-5 साल के लिए। तो मेरा तो बहुत ऑप्टिमिस्टिक व्यू है इस बारे में। Awaaz and India Bonds present Bond Street.